स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी बवेज है। स्टूडेंट्स, हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। अपनी स्टडी IQ की जो रेफरेंस बुक है, स्टडी IQ पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश करी गई इंडियन इकोनॉमी, जो सूटेबल है यूपीएससी के लिए ही नहीं सिर्फ, बट फॉर दी स्टेट एग्जाम्स एज वेल। तो उसमें से हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते अब 14 चैप्टर पे आ गए। 14 चैप्टर हमने कल स्टार्ट कर दिया था, जहां हमने देखा था कि हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है वो प्री 1991 एरा में किस तरीके से थी, किस तरीके से इवॉल्व करी, किस तरीके से हर चीज़ सेंट्रलाइज थी। पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अलाउ ही नहीं करते थे। फिर 1991 जो कि एक बहुत बड़ा वाटरशेड इवेंट है हमारी इकोनॉमी में, किस तरीके से स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, इकोनॉमी ओपन अप करी गई, उसके गेट्स ओपन अप करे गए, प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा वेलकम किया गया, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की अहमियत को समझा गया और उस हिसाब से पॉलिसीज जो है डिज़ाइन हुई। उसके बाद आज जो हमने बात करनी है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है टू डेवलप द इंडस्ट्री एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द कंट्री। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, यू शुड नो दैट कि स्टडी IQ हैज़ कम अप विद अ न्यू लाइफ फाउंडेशन बैच। ठीक है, 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है एंड बिल्कुल एप्रोप्रिएट है उन बच्चों के लिए जो 2023 में पेपर देना चाहते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकालना चाहते हैं। उनके लिए ये बैच बिल्कुल सूटेबल है। स्टूडेंट्स, सी, जितना आप इस प्रोसेस को डिले करोगे ना, उतना बाद में आपके लिए पाइल अप होता जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप नवंबर में कोचिंग ज्वाइन करोगे या दिसंबर में तो आप नहीं निकाल पाओगे। द थिंग इज़ कि उस टाइम आपको आपके जो पढ़ने की पेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। तो इतना स्ट्रेस लेके क्यों पढ़ना, जब अभी बैच स्टार्ट हो रहा है तो उसमें एडमिशन ले लीजिए। EMI, अगर आपके पास, आपको लगता है कि अभी हम पूरी फीस नहीं पे कर सकते तो इंस्टॉलमेंट में पे कीजिए। फीस है 18,999। ऑल यू हैव टू डू इज कि कोड नानकी लाइव यूज़ करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। बैच 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 8 बजे सुबह क्लास हुआ करेगी। 8 बजे होने से ये फ़ायदा है कि भाई सुबह सुबह आप जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ के फ्री हो जाते हो। 8 से 11, 8 से 10:30 आपकी क्लास हो जाएगी। उसके बाद आप पूरा दिन फ्री हो अपने हिसाब से पढ़ाई करने के लिए। सो ये एक पर्क होता है कि भाई सुबह सुबह वाला बैच अगर ले लो तो ठीक है। चलिए, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जहां हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड मैन्युफैक्चरिंग की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने कल डिस्कस कर ली थी कि किस तरीके से इवॉल्व हुई है 1991 के बाद, क्या मेजर चेंजेस आए हैं। आज हम बात करने वाले इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और उसमें भी हमारा सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ होगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट अब प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। आप देखिए ना, एक टाइम ऐसा ज़माना था, एक ऐसा एरा था जब गवर्नमेंट ने हर चीज़ अपने हाथ में रखी हुई थी, हर कंट्रोल कि क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कौन सी कंपनीज बनाएंगी, कंपनी को स्टार्ट करना है तो लाइसेंस, कंपनी को प्रोडक्शन करने से पहले, प्रोडक्शन करने के बाद, कंपनी बंद करने के लिए, हर चीज़ के लिए लाइसेंस। बट नाउ अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, लिबरलाइज, मतलब छूट दे रही है कि अपने हिसाब से चलाओ। इट इज़ नाउ बिकमिंग मोर ऑफ अ फैसिलिटेटर कि हम ऊपर से बैठ के देखेंगे, अगर कोई गलत कुछ चीज़ लगेगी कि गलत जा रही है तो हम फटाफट से उसको संभाल लेंगे, पॉलिसीज़ चेंज कर लेंगे, हम पॉलिसी मेकिंग करेंगे। बिकॉज गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम जूते चप्पल या डैम बनाना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है देश को चलाना, पॉलिसीज बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, सो दैट एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। ठीक है ना। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का इसके पीछे तर्क क्या है कि भाई हमारा काम है पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाना, स्कीम्स चलाना, वेलफेयर करना, नॉट दी रनिंग ऑफ अ बिजनेस। फिर गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन कर रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि, एक जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर हम डेफिनेटली बात तो करेंगे इस बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट बनना चाहती है सेल्फ रिलायंट। गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंट बनना चाहती है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या लेके आ रही है, गवर्नमेंट लेके आ रही है मेक इन इंडिया। ठीक है ना,
आत्मनिर्भर भारत, कि हमारे पास ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कह रही है कि हम बिल्कुल इंपोर्ट बंद कर देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी कंट्री के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो ही नहीं सकते। यूएसए को देख लो, कितना डेवलप कंट्री है, क्या वो इंपोर्ट नहीं करता? बिल्कुल करता है। वो हेवीली डिपेंडेंट है चाइना पे, बिकॉज डेफिनेटली चाइना हैज एज ओवर यूएसए इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन आइटम्स। तो यूएसए क्यों प्रोड्यूस करे भाई? जिसके पास स्पेशलाइजेशन वो करे ना, वहां से इंपोर्ट कर लेंगे। तो कहीं आप सेल्फ रिलायंस को या मेक इन इंडिया को या सेल्फ सफिशिएंसी को इससे कंफ्यूज मत कर लेना कि मैम हम तो ऐसा होगा क्या, एक ऐसा टाइम आएगा कि हम इंपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ना गवर्नमेंट का कोई ऐसा गोइंग फॉरवर्ड एजेंडा है। देन इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्यों बात कर रही है गवर्नमेंट, क्यों लिबरलाइज कर रही है? पहले हर चीज के लिए अगेन परमिशन चाहिए होती थी कि कौन से सेक्टर्स, बहुत लिमिटेड सेक्टर्स ओपन थे जहां से कोई बाहर का व्यक्ति या कंपनी आके इन्वेस्ट कर सकती थी, ठीक है ना, एक लिमिटेड परसेंटेज तक इन्वेस्ट कर सकती थी, राइट। इसलिए अब गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी है उसको भी लिबरलाइज कर रहे हैं ताकि पैसा आए हमारी कंट्री में और डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? इंसान से पहले भी क्या चाहिए? पैसा। तभी तो हम लेबर हायर करेंगे, तभी तो हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो वो कहाँ से आएगा? वो जो फंड्स हैं वो यहाँ से आएंगे। दैट इज वाई गवर्नमेंट इज नाउ लिबरलाइजिंग इट। तो हम ये दोनों इतना डिटेल में नहीं, लेकिन हम इसके बारे में जरूर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आजकल एक नई चीज स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, वो बहुत ज्यादा उसके बारे में चर्चा में रहता है। लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट देश को बेचना चाहती है प्राइवेट सेक्टर के हाथ। ऐसा नहीं है। बैलेंस्ड ओपिनियन, आप ब्यूरोक्रेट, आप ऑफिसर बनने वाले हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू टॉक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ आना चाहिए, वो तभी आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपके मन में खुद में ये है ना कि नहीं यार गवर्नमेंट तो बेचने लगी हुई है सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ, तो जी हाँ, न्यूज़पेपर भी है जब आप पढ़ते हैं तो वहां जो एडिटोरियल्स पढ़ते हैं आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात। आपको उसी तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना जरूरी है। हो सकता है आपके मन में हो कि बेच रही है, लेकिन वो आपके आंसर में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आप आंसर बहुत ही बैलेंस लिखाओगे कि नहीं जी बहुत ही बढ़िया है डिसइन्वेस्टमेंट, कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन ऐसा लिखाओगे जहां आपकी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होगी। दैट इज वाई आई कीप सेइंग वर्क ऑन रीडिंग द एडिटोरियल्स, जिससे आपका एक बैलेंस्ड ओपिनियन फॉर्म हो, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट से, ठीक है ना। अब कंपनीज दो तरीके से प्राइवेटाइज होती है, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, इसी का एक पार्ट, इसी का एक टाइप आएगा स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इसी का एक पार्ट आएगा, ठीक है। सो कंपनी दो तरीके से प्राइवेटाइज हो सकती है, फर्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू एंड नेक्स्ट इज आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। बेच दो पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, या तो प्राइवेट सेक्टर को बेच दो, या तो प्राइवेट सेक्टर को बेच दो। अच्छा बीच में चलो जो कंपनी सीपीएसईज को बिक रही थी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर्स को बेच दो, ठीक है ना। अपने शेयर्स जो है, अगर किसी कंपनी में 100% स्टेक उसका गवर्नमेंट का है तो उसको कम कर दो, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ले लो। वी विल टॉक मोर अबाउट दी डिसइन्वेस्टमेंट। सो डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स द शेयर ऑफ द कंपनी टू जनरेट कैपिटल। कैसे? अब गवर्नमेंट की कंपनी है, मान लीजिए कैसे शेयर्स जनरेट हो रहे हैं, कैसे पैसा जनरेट हो रहा है शेयर्स बेचने से, ठीक है। मान लीजिए कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है ना। जब ये बनी होगी तो गवर्नमेंट ने इसमें कैपिटल डाली होगी, कैपिटल डालने के बदले में कंपनी को मिले होंगे शेयर, मतलब गवर्नमेंट को मिले होंगे शेयर। ये शेयर्स गवर्नमेंट के लिए क्या है? ये असेट है, ठीक है ना, ये असेट है। जब ये शेयर बिकेंगे तो रिटर्न में मान लीजिए ये शेयर बेचे किसी राजेश को, ठीक है ना। तो राजेश इस शेयर्स के बदले गवर्नमेंट को क्या देगा? कैश देगा। And now what is that cash for the government? That cash for the government is the capital, right? So when the government sells the share of the company to generate capital, it is called disinvestment, ठीक है ना। कैसे हो सकता है? It includes sale और liquidation of assets और subsidiaries। या तो assets को बेच रहे हैं,
या तो असेट्स को बेच रहे हैं, जो कंपनी के पास जमीन पड़ी है एक्स्ट्रा उसको बेच रहे हैं, या फिर उनकी सब्सिडरीज एक पेरेंट कंपनी होती है, एक सब्सिडरी उसकी एक छोटी कंपनी होती है जिसमें उसकी शेयर होल्डिंग होती है, उसको बेच रहे हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट, बट द लिमिट शुड बी बिलो 51%। आपको ये बात समझनी होगी कि प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है उसमें जो शेयर है गवर्नमेंट का, स्टिल इट शुड नॉट लूज बिलो और गो बियॉन्ड 51%। क्यों? क्योंकि जैसे ही 51% से क्रॉस होगा वो तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो गई, लेकिन गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। जो गवर्नमेंट शेयर बेच रही है, द लिमिट शुड बी बिलो 51%। 51% से कम ही शेयर्स बेच सकती है, मतलब अप टू 49%। ये जो यहाँ पे ABC लिमिटेड थी, अगर इसके 100 शेयर्स हैं तो उसमें से सिर्फ 49 शेयर्स ही जो गवर्नमेंट है वो बेच सकती है। ठीक है, चलो द गवर्नमेंट, अब ये एक फिगर है जो आपको पता होना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज रिवाइज इट्स डिसइन्वेस्टमेंट एस्टिमेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू 78,000 करोड़। पहले गवर्नमेंट का क्या टारगेट था? गवर्नमेंट को लग रहा था कि 1.75 लाख करोड़ रुपीज वो जनरेट कर लेगी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं रिवाइज किया है ओइंग टू द सर्कमस्टांसेस, ओइंग टू द सिचुएशन इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने ये टारगेट रिवाइज किया है। द टारगेट नाउ स्टैंड्स एट 78,000 करोड़। ये आपको पता होना चाहिए, ये 4 स्टार बना दे रही हूँ। FDI पे क्वेश्चन आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट में क्वेश्चन आ गया, कहीं ना कहीं आपको ये फिगर उसमें डालना ही रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार ट्रेंड देख लेते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट का ट्रेंड क्या रहा है कुछ सालों से। ठीक है ना, तो क्योंकि ट्रेंड्स पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, ट्रेंड्स लाइक एक्सपोर्ट ट्रेंड। ठीक है ना, इस बार मुझे एक्सपोर्ट की ट्रेंड पे काफ़ी खैर उम्मीद थी जो प्रीलिम्स 2022 हुआ, बट फॉर्चुनेटली बोल लीजिए अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। GDP का ट्रेंड, ठीक है ना, डेफिसिट का ट्रेंड, FDI का ट्रेंड, तो ट्रेंड पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब सिंस डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इन द लाइमलाइट, इज ऑल्सो इन द करंट अफेयर्स, जो आप कहते हैं ना मैम किस तरीके से करंट अफेयर्स को लिंक करें अपने स्टैटिक पोर्शन से, तो आपके स्टैटिक पोर्शन में आपके सिलेबस में डिसइन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इसको अब आप करंट से क्या लिंक कर रहे हो? इसका ट्रेंड देख के कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो एक बार अगर हम 2011 से मतलब लास्ट 10 साल का ट्रेंड देखें तो ये कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा। आप देखोगे पैटर्न तब फॉलो होता कि भाई या तो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा होता या कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा होता, बट क्या है आप देख रहे हो? इंक्रीज फिर डिक्रीज, इंक्रीज 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 फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज डिक्रीज, सो देयर इज नो कंसिस्टेंट पैटर्न। सो यू शुड नो, अगर वहां पे आपको डॉज करने के लिए कोई स्टेटमेंट आ जाता है प्रीलिम्स में कि भाई जो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स हैं, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स है गवर्नमेंट की, इट इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग या कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, यू नो दैट कोई पैटर्न ही नहीं फॉर्म हो रहा था, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, जिगजैग ऊपर नीचे चल रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको ये ग्राफ दिखाया। इकोनॉमिक सर्वे का पर्पस भी यही होता है, वहाँ पे बहुत सारे ग्राफ्स और ये चार्ट्स आते हैं, उससे आप पैटर्न पकड़ना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको मेंस आंसर राइटिंग में मदद करता है, ठीक है, प्लस जो प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन होते हैं ट्रेंड्स वाले, उनको टैकल करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, चलो तो ये हमने एक बार ग्राफ भी देख लिया, एक बार ट्रेंड्स देख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। तो गवर्नमेंट हैज गॉट अ न्यू पॉलिसी टू रिड्यूस इट्स प्रेजेंस इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अक्रॉस ऑल दी सेक्टर्स। वो पॉलिसी क्या है? न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसमें सेक्टर्स को फिर से डिवाइड किया, जैसे कि हम पढ़ रहे थे ना प्री 1991 एरा, कल हमने देखा था, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आ रहे थे, वहाँ पे सेक्टर्स का डिविजन हो रहा था। राइट, याद आया? पहले 4 तरीके से डिवीजन था, फिर शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। इसमें भी जो न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसमें भी गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजिक एंड नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में डिवाइड किया है। करेंगे बात अभी। सो जस्ट आपको एक बात बता रही हूँ कि क्या चल रहा है गवर्नमेंट, मतलब अभी करंट सिनेरियो क्या है। सो करंट सिनेरियो इट द गवर्नमेंट हैज गॉट अ न्यू पॉलिसी विच इज न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी। ठीक है ना, एज ऑफ दिस ईयर इन जनवरी गवर्नमेंट हैज रिसीव 9330 crores from disinvestment of center public sector enterprises through offer for sale route. The sale of shares through stock exchange. Offer for sale क्या होता है? अब आप यहाँ पे अटक जाओगे कि मैम किस तरीके से, मतलब क्या ऑफर फॉर सेल और IPO और ये सब क्या।
So offer for sale में when the government offers the sale of shares through स्टॉक एक्सचेंज पे जाके वो शेयर्स को बेच रही है। भाई पहले 100 के 100 शेयर गवर्नमेंट पकड़ के बैठी थी, अब वो ये बोल रही है इसमें से 49 शेयर्स कि हम ट्रेडिंग करेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसको खरीदना है वो खरीद ले, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करेंगे प्राइस, एंड हम लोग को पैसा मिल जाएगा और लोगों को शेयर मिल जाएगा। दिस इज हाउ वी आर डूइंग द डिसइन्वेस्टमेंट। इस साल कितना डिसइन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने? 9330 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब इतना पैसा गवर्नमेंट के पास कलेक्ट हो गया है। ठीक है, मेजर डिसइन्वेस्टमेंट्स किसमें? इंक्लूड्स डिसइन्वेस्टमेंट प्लान फॉर द आईपीओ ऑफ LIC। ठीक है ना, क्या इस बार फेब्रुअरी अराउंड आना था, कहा जा रहा था सबसे बड़ा आईपीओ होगा इस बार का, वो मतलब कंट्री का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है LIC। ठीक है ना, फिर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जिसको BPCL, RINL एंड पवन हंस जो हेलीकॉप्टर वाली कंपनी है हमारे यहाँ की। ठीक है ना, सो इन सब का आईपीओ से, इन सब के डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि पैसा आए, फंडिंग आए एंड गवर्नमेंट इनसे एग्जिट करे। नॉट दैट दे आर लॉस मेकिंग, एक तो होता है लॉस मेकिंग कंपनी को गवर्नमेंट बेच रही है, ऐसा नहीं है दे आर लॉस मेकिंग, गवर्नमेंट जस्ट वांट टू रिड्यूस देयर प्रेजेंस, क्योंकि गवर्नमेंट की एक अलग सिरदर्दी है कि भाई हम देश भी चलाएंगे, सरकार भी चलाएंगे, साथ साथ बिजनेस भी करेंगे। गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू रन अ बिजनेस। गवर्नमेंट कहती है भैया प्राइवेट सेक्टर है, उनके पास एक्सपर्टीज है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेट देम डू दिस, हमको हमारा जो कोर काम है हमको उस पर फोकस करने दो। राइट, चलो, सो दीज आर दी रीसेंट ट्रेंड्स। अब ये स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये टर्म बहुत चल रहा है। सो व्हाट इज स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट? इट इन्वॉल्व्स सेलिंग अप ऑफ significant percentage of government stake in a CPSE as well as managerial control भी ट्रांसफर हो रहा है। पहले क्या हो रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट, शेयर्स बेच दिए प्राइवेट सेक्टर को, डन। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट में फर्क है कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में शेयर्स तो जा ही रहे हैं, मैनेजरियल कंट्रोल, कौन डिसीजंस लेगा एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, ये भी कहीं ना कहीं डाइल्यूट और प्राइवेट सेक्टर के हाथों सौंपा जा रहा है। सो दैट इज व्हाट इज स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, अब इन लास्ट कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है ना, इट कुड बी अप टू 50% और इवन मोर देन दैट। हमने क्या बात करी थी प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में कि 51% तो गवर्नमेंट को अपने पास रखना पड़ेगा, मैक्सिमम लिमिट जहां तक वो डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 49, बट इन स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट 50% मतलब 51% से ऊपर भी जा सकते हैं। प्लस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजरियल कंट्रोल का ट्रांसफर होना। राइट, अब इन लास्ट सिक्स फाइनेंशियल ईयर्स any transaction in which the government sold more than 51% of its investment in a CPSE while also transferring the management control resulted in another CPSE taking over the government stake। अभी तक गवर्नमेंट अगर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी ना, तो क्या कर रही थी? अपना शेयर डाइल्यूट कर रही थी दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को देके। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये 100 शेयर हैं, इसमें से अगर वो बेच रही है तो लास्ट 6 फाइनेंशियल ईयर के ट्रेंड अगर हम देखें तो जो 49 शेयर्स बिके थे वो प्राइवेट को नहीं बिके थे, दूसरी PSE, दूसरी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने उसको ले लिया था। राइट, सो ये पता होना चाहिए आपको। चलिए, अब न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी क्या बोलती है? इसमें गवर्नमेंट ने जो सेक्टर्स है उसको कैटेगराइज किया है। एक हो गया स्ट्रैटेजिक सेक्टर, दूसरा हो गया नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर। नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर टोटली प्राइवेटाइज करा जाएगा या उसको क्लोज करा जाएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स का क्या कर रही है गवर्नमेंट? स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में भी अब आप देखना यहाँ पे, क्योंकि क्या कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, पता है कि भाई ये तो आप अज्यूम कर लोगे कि उसमें गवर्नमेंट प्रेजेंस नहीं रखेगी, पर आप ये सोचोगे कि हाँ भाई स्ट्रैटेजिक सेक्टर वहाँ है जहाँ गवर्नमेंट प्रेजेंस रखेगी। गवर्नमेंट प्रेजेंस रखेगी, बट कैसी प्रेजेंस रखेगी? बेयर मिनिमम। यहाँ पे घूमते हो आप लोग, ये चीज़ें नहीं आती प्रिलिम्स में ध्यान, क्योंकि आप मोटी मोटी चीज़ें याद रखते हो। स्ट्रैटेजिक मतलब गवर्नमेंट का प्रेजेंस, नॉन स्ट्रैटेजिक मतलब गवर्नमेंट का प्रेजेंस नहीं। लेकिन द स्ट्रैटेजिक वंस आर ऑल्सो दोज जहां पे प्रेजेंस होगी, लेकिन जस्ट बेयर मिनिमम प्रेजेंस होगी, गवर्नमेंट की प्रेजेंस होगी लेकिन एक मिनिमल। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल एटॉमिक एनर्जी, फॉर एन एग्जाम्पल स्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन। क्यों? आप देख रहे होगे जितने भी सेक्टर्स हैं इनको स्ट्रैटेजिक बोला गया है।
अगर इनमें से कुछ ठप बैठ गया ना तो पता है देश नहीं चल पाएगा, इसलिए गवर्नमेंट इनमें से कंप्लीट विड्रॉवल नहीं कर रही। कैसे? एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन। आप ये देख लीजिए कि आज कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हर चीज़ दे दी और वो कंपनी बंद कर देती है, बोलती है कि हम ऑल ऑफ अ सडन एक दिन के लिए बंद कर रहे हैं ऑपरेशंस। आपको क्या लगता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके दिमाग में आएगा मैम व्हाट्सएप नहीं चलेगा, आपकी क्लास नहीं देख पाएंगे और अपने इंस्टाग्राम नहीं एक्सेस कर पाएंगे। ये बहुत लिमिटेड सोच है। You cannot just imagine the amount of economic and financial loss जो एक कंट्री को होगा। कितने ट्रांजेक्शन्स रुक जाएंगे रास्ते में, कितने लाखों करोड़ों का बिजनेस जो होता है एक दिन में वो रुक जाएगा। सो गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड दैट कि भाई हम टोटली उस चीज़ को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दें और हम उसमें से विड्रॉ कर जाएं। लाइक बैंकिंग कुछ ऐसा नहीं है कि बैंकिंग आप बार बार पढ़ रहे होंगे कि बैंकिंग जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं जो उनको प्राइवेट में देना चाहते हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनका प्रेजेंस कम करना चाहते हैं, बट दैट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। नेक्स्ट 10 साल तक ये प्रोसेस चलेगा, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट अपने परसेंटेज को, स्टेक को नीचे लेके आएगी। आउटराइटली ये नहीं होने वाला कि आप अगले 2 साल बाद इमेजिन करो कि दे विल बी नो नेशनलाइज्ड बैंक। नो, this is not possible because this is strategic. They are very essential for the existence of an economy. So that is why they are called as strategic sectors. ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट रहेगी। चलते हैं अब दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। हमने 3 बातें करनी थी ना आज। मैंने आपको कहा था सबसे ज़्यादा डिटेल में हम डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट ये हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं? सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लेके आई थी गवर्नमेंट, जो कि अब एक नई आने वाली है, 2011 की चल रही है। ठीक है, गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एंड वील सी उसमें क्या प्रोविजंस आते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। तभी तो आप ये देख रहे हो PLI स्कीम हो गई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम, सेमीकंडक्टर्स जो यहाँ पे इतना बजट पास हुआ है उसके लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ का जो अब जो हमारी GDP ग्रोथ हो, इट शुड बी लेड बाय द सर्विस सेक्टर, इट शुड बी लेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एग्रीकल्चर का रोल घटाना है, डिपेंडेंसी ऑन दी एग्रीकल्चर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी घटानी है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना ही पड़ेगा। और अगर आप फिगर्स देखोगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, तो शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज रिमेन कांस्टेंट रहा है लास्ट कुछ सालों से, 28% ऑफ द GDP, वेयर एज यू सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर। कमेंट कीजिएगा मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है GDP में और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है GDP में, राइट। चलिए, अगर हम दूसरी कंट्रीज अपनी आसपास, ये नंबर्स पता होने चाहिए आपको, स्पेशली कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स, एग्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, विच कंट्रीब्यूट्स हाउ मच टू द GDP, और कौन कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्री कर रहा है या सर्विस कर रहा है? यू शुड नो दैट। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर जनरेट कर रहा है, वेयर एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द GDP सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का है। तो ये पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए, आपको टिप्स पे पता होने चाहिए। आप कहोगे मैम कि हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट की बात करता है, कि पॉलिटी वाले सर कहते हैं हमारा पता होना चाहिए, हिस्ट्री वाले कहते हैं नहीं। इकोनॉमी इज समथिंग, इवन इफ यू डोंट क्लियर द पेपर, यू शुड नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, आपको जिस तरीके से ज्योग्राफी एसेंशियल है कि भैया रोहतक किस साइड है तो कर्नाटका किस साइड है, एक आपको ब्रॉड आइडिया होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ एग्जैक्ट फिगर्स पता होने चाहिए, बट आपको एक वेग आइडिया होना चाहिए कि मोटा मोटा हमारा डेवलपमेंट इज ड्रिवन बाय आई थिंक सर्विस सेक्टर। लेकिन आप ये देखो इसके विपरीत एकदम एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा जनरेशन कहाँ हो रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। नंबर नहीं याद रखने मत करो, बट आपको एक फेयर, एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छा सो हम बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो इसकी ग्रोथ समवेयर कांस्टेंट रही है, 28% ऑफ द GDP रही है। अगर हमारे काउंटर पार्ट्स जो एशियन काउंटर पार्ट्स हैं उनसे कंपेयर करें तो वहाँ पे क्या रहा है? 32-35%, एंड दीज आर दी स्टेप्स विच हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द रीसेंट पास टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कहीं ना कहीं जो लेबर है,
जो लेबर रेगुलेशंस है उसको भी रिलैक्स किया, इनफैक्ट लेबर लॉज भी लेके आई, कोडिफाई किया, ठीक है ना उनको। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट लेबर को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहती है, वो इस तरीके से फ्रेम है कि भाई लेबर भी प्रोटेक्टेड रहे एज वेल एज जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो भी एनकरेज फील करे, वो ऐसा ना फील करे कि भैया ये जितनी भी लॉज बन रहे हैं लेबर लॉज दे आर मोर फेवरेबल टू दी लेबर, ठीक है ना, हमारे लिए अनफेवरेबल है। तो कोई भी इंडिया में नहीं आना चाहेगा, कोई भी अपनी फैक्ट्री इंडिया में स्टैब्लिश नहीं करना चाहेगा। तो सो दीज थिंग्स, these are the recent steps which the government has taken in the recent past. At last is the FDI policy. गवर्नमेंट ने क्या किया है रिसेंटली? गवर्नमेंट लिबरलाइज कर रही है इसको, गवर्नमेंट लिबरलाइज कर रही है इसको। लिबरलाइज कैसे कर रही है? ये वर्ड आपको जरूर पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट लिबरलाइज किस तरीके से कर रही है। गवर्नमेंट लिबरलाइज इस तरीके से कर रही है कि गवर्नमेंट मोर एंड मोर सेक्टर्स को लेके आ रही है जहां पे एफडीआई अलाउड हो। फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ब्रिंगिंग मोर एंड मोर सेक्टर्स अंडर एफडीआई, ठीक है ना। उसमें भी सेकेंड स्टेप इज गवर्नमेंट इज अलाउइंग कि मैक्सिमम एफडीआई ऑटोमेटिक रूट में आ जाए। दो रूट्स होते हैं, एक ऑटोमेटिक होता है गवर्नमेंट, भाई ऑटोमेटिक इसमें आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। वेयर इन दी गवर्नमेंट रूट पे, जिसको अप्रूवल रूट भी कहा जाता है, वहां जाके वो ये फॉर्म फाइल करो, गवर्नमेंट को समझाओ, गवर्नमेंट से अप्रूवल लो। सो व्हाट एट द फर्स्ट स्टेज गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है? गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि मोर एंड मोर सेक्टर्स आए आपके एफडीआई में जहाँ पे एफडीआई अलाउड हो। एंड सेकेंड इज कि गवर्नमेंट के दरवाजे खटखटाने की जरूरत ना पड़े, अपने आप ही अंडर ऑटोमेटिक रूल द एफडीआई द फंड शुड फ्लो इन। सो ये गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है फॉर दी लिबरलाइजिंग एफडीआई पॉलिसी कि भाई आसानी से हमारे यहाँ पे फंड आए, पैसे की कमी है, पैसा आएगा, अपने आप डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल, एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर इज इंक्रीज। पहले 49% तक ही अलाउड होता था, अब 74% तक अलाउ कर दिया है डिफेंस सेक्टर में, विच इज ह्यूज। आप देखिए ना, आपकी कंट्री का डिफेंस सेक्टर विच इज वेरी स्ट्रैटेजिक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे फॉरेन से फंडिंग अलाउ कर दिए टिल दी एक्सटेंट ऑफ 74%, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इज सर्टेनली मूविंग टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं हमारे। अब आपका काम है होमवर्क जिसको कहते हैं, अब आपको इसके बाद का जो चैप्टर है जहाँ पे इंडिया की जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज फॉर्म दी पार्ट ऑफ दी कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, वो 8 कौन सी कोर इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे। ऑल्सो यू विल बी स्टडिंग दी एमएसएमई सेक्टर, ठीक है ना, कि किस तरीके से एमएसएमईज जो हैं आपके बुक में, एक बार से देख लेते हैं फिर से। आपके 392 पेज नंबर पे एमएसएमई सेक्टर के बारे में। एमएसएमई को एक्चुअली मैं बहुत बार कवर करा चुकी हूँ अंडर मेंस 100 गियरिंग अप फॉर मेंस, तो एंड इट्स अ इजी टॉपिक। ऑल्सो इजी तो है लेकिन यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। एमएसएमई पे क्वेश्चन आता ही है, इस साल नहीं आया एंड आई थिंक लास्ट ईयर भी नहीं आया था, पर उससे पहले हर साल कहीं ना कहीं एमएसएमई पे क्वेश्चन था ही था। सो जैसे इस बार नहीं आया और पिछली बार नहीं आया, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर वी कैन डेफिनेटली यू प्रिडिक्ट कि एमएसएमई से क्वेश्चन आएगा, और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इस पर मटीरियल आए दिन एडिटोरियल्स आते रहते हैं। सो यू कैन प्रिपेयर इट बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट व्हाट वील स्टार्ट फ्रॉम टुमारो इज, एक बार सुन लीजिए, नेक्स्ट हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे कल से, एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई विल ट्राई कि मैं एक बार संडे को भी इस बार एक लाइव सेशन ले लूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है, we come to the end of the class. You know, आप लोगों को मुझे कांटेक्ट करना है तो कहाँ कांटेक्ट करना है? It is my telegram page economics with नानकी। economics with नानकी पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ही PDF अपलोड होगा, ठीक है ना, वहीं पे ही क्वेश्चंस डलेंगे, और जो बच्चे रोज आते हैं उन्हें तो खैर ये चीज़ पता ही है। सो ठीक है, कल मिलते हैं हम यही 3:30 बजे। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।